बिना किसी विलंब के ऐसा न करके उन्होंने कहीं न कहीं लोगों की भावनाएं आहत की हैं, जिसका परिणाम तो दिख रहा है। संसद में खड़े होकर एक सांसद को गद्दार नहीं, क्या क्या आप शब्द नहीं बोला था, तब हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था उनकी सरकार के मुंह से कि तुमने गलत किया, माफी मांगो। कि समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से गुंडों की पार्टी थी, बदमाशों की पार्टी थी, डकैतों की पार्टी थी और आज भी वही है। इब्राहिम ने बुलाया बाकायदा इनको राजा सांगा को मारने के लिए। आतंकी संगठन जो खुलकर सड़क पर आ गए हैं और जिस तरह से तलवारें और बंदूकें लहराई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अनम फातिमा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं भारत से हूं, मेरा भारत महान। कहीं बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं मेरा भारत महान है, आई एम फ्रॉम इंडिया, बड़े गर्व से बताते हैं। पर एक चीज़ हम भूल जाते हैं, हम भारतवासियों को अपना अधिकार बखूबी पता है कि हमारा अधिकार क्या है, पर जब बात हमारे कर्तव्य की आती है तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ चूक हो जाती है। हमें ये तो पता है कि हमारा अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर जहाँ पे हमारा ये भी कर्तव्य है वहाँ पर कि हमें भाईचारा बना के रखना है, भारत का गौरव बना के रखना है, वहाँ पे अपने कर्तव्य को हम भूल जाते हैं। फिर से हम प्रयागराज में हैं और एक बार फिर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि राजपूत राजा राणा सांगा गद्दार हैं। उसके बाद से पूरे देश में घमासान मच चुका है। अब कहा जा रहा है कि वो माफ़ी मांगे, पर उनके तरफ से अभी ऐसा कोई भी जवाब नहीं आया कि वो माफ़ी मांगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयागराज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जनता क्या सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम जानेंगे कि क्या माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। जी बेशक, रामजीलाल सुमन जी उच्च सदन के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको इस मुद्दे पर तत्काल माफ़ी मांग लेना चाहिए बिना किसी विलंब किए। ऐसा न करके उन्होंने कहीं न कहीं लोगों की भावनाएं आहत की हैं, जिसका परिणाम तो दिख रहा है। और ऐसे किसी भी, देखिए जितने भी महापुरुष हैं उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को हम सब अडॉप्ट करने के लिए उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं। किसी भी जाति के हों, किसी धर्म के, किसी भी वर्ग के हों, किसी को भी किसी पे आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और रामजीलाल सुमन जी जैसे लोगों से तो हम अपेक्षा ही नहीं करते कि इस तरीके की बातें वो करें। लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में वो माने जाते हैं, रहनुमाई करते हैं। अगर उनके द्वारा कहा गया तो उनको तत्काल, और मुझे तो इस बात पे और थोड़ा सा तकलीफ होती है कि सपा मुखिया को उनसे तत्काल कहना चाहिए कि वो माफ़ी मांगे या उनकी ओर से वर्जन आना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समाज आंदोलित है और ये कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम भी समाजवादी पार्टी को मांगनी चाहिए माफ़ी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, इनकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। लेकिन यही सवाल मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से करना चाहूँगा कि आप जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी पर आक्षेप लगा रहे हैं कि वो बोल नहीं रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, या रामजीलाल सुमन जी ने जो कहा उस पर तत्काल माफ़ी मांग लेना चाहिए, तो रामजीलाल सुमन ने तो दुख प्रकट किया कि अगर मेरी वाचा से, मेरी बोली से किसी को आहत हुआ है तो मैं उस पर खेद प्रकट करता हूं अपना। और उसी राज्यसभा में रामजीलाल सुमन के बाद 3 और लोग बोलते हैं, फिर हमारे देश के गृह मंत्री बोलते हैं, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और संसद की कार्रवाई से वो शब्द को स्पंज भी कर दिया गया। और रही बात माफ़ी की, तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के मित्र का स्वागत करता हूँ कि अगर वो सबसे पहले ये बात उस समय कहे होते जब भिदुड़ी साहब ने संसद में खड़े होकर एक सांसद को गद्दार नहीं, क्या क्या आप शब्द नहीं बोला था, तब हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था उनकी सरकार के मुंह से कि तुमने गलत किया, माफ़ी मांगो। जब गोली मारो सालों को कहा जाता है तब माफ़ी की बात नहीं आती, और हमारे सांसद ने अगर एक ऐतिहासिक सत्य बता दिया तो उस पर माफ़ी मांगने की बात आ रही है। उनका गर्दन ऐतिहासिक सच, ऐतिहासिक सच। इन्होंने अभी जो कहा उस पर गौर करिए। और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रामजीलाल सुमन बिलोंग किसको करते हैं? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी वही है, आज तो लोग शायद भूल गए क्योंकि इतना अच्छा रामराज जैसा माहौल बन गया है,
वो लोग भूल गए हैं शायद कि समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से गुंडों की पार्टी थी, बदमाशों की पार्टी थी, डकैतों की पार्टी थी, और आज भी वही है। और इसका उदाहरण आपको 10 में दे सकता हूँ एकदम कायदे से। यहीं पर अखिलेश यादव ने कुंडा में गुलशन को टिकट देकर के, गुलशन अपराधी हत्यारा, उसको टिकट देकर के क्या बोला था राजा भैया के लिए। तो ये इनका नेचर है, समाजवादी पार्टी का यही स्वभाव है। और करणी सेना के सामने लालजी सुमन को माफ़ी मांगनी चाहिए, और इसलिए ही माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो बोला है, अगर हम आज यही कह दें कि आपके खानदान में ऐसे चोर और उचक्के पैदा हुए हैं तो क्या होगा, बवाल होगा। यही बवाल वो उनका करना, ये सच है कि देश में आप लोग आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, इसी तरीके से इंटरनल आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। देखिए अबू आजमी ने कंडम नहीं कर पाएंगे, कंडम करेंगे कि आपने एक राष्ट्र स्तर पार्टी को इस तरीके से गुंडा और क्या क्या अपने शब्दों को आप वापस ले, इस प्रकार से आप एक नागरिक के तौर पे किसी भी राष्ट्र तो उत्तर प्रदेश के इस समय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। अगर मैं पूरी बात कह लूं, अबू आजमी ने मुंबई में औरंगजेब के पक्ष में बोल करके क्या किया, हिंदू मुस्लिम बताने का एक प्रयास किया ना, तो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है। आपके हजारों सांसद सदन में संसदीय भाषा बोलते हैं, तब माफी क्यों नहीं मांगी जाती है तब। और आज आप मीडिया के माध्यम से आप अपनी शब्दों को वापस ले। आप किसी भी पार्टी को आप गुंडा नहीं कह सकते हैं। नेता आकर के कहता था कि जब तक अखिलेश भैया मुख्यमंत्री रहेंगे गुंडा टैक्स दोगे, और उसी नेता को अखिलेश यादव ने टिकट देकर के शहरोत्तरी लड़ाया। देखिए यहाँ पे जो फिलहाल चर्चा है, चर्चा का विषय ये था कि राणा सांगा और लालजी सुमन, राम जी, तो राम जी जो सुमन थे उन्होंने जो कथा पढ़ी है वो एक तथाकथित किताब से पढ़ी है, जबकि कहीं भी ये वर्णित नहीं है। जबकि इसकी आप बाबर की आत्मकथा खुद पढ़ेंगे, बाबरनामा, तो उसमें बाबर ने खुद लिखा है कि मुझे इब्राहिम ने बुलाया बाकायदा इनको राजा सांगा को मारने के लिए। ये आत्मकथा आदत सच्ची हो भाई। बाबर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो खुद लिख करके गया है। जब बाबर खुद लिख करके गया तो आप कहाँ से आ जाते हैं उसमें बीच में। एक बात जो तथाकथित, और नहीं आप तथाकथित पूरा पढ़ करके आए हैं, और लालजी सुमन को पढ़ने की ज़रूरत थी। इब्राहिम ने खुद उनको बुलाया, ये कहीं नहीं लिखा है कि राणा सांगा ने इनको बुलाया है। तो इसका इनको पहली बार बताए। और रही अखिलेश यादव जी की गुंडा वाली पार्टी की बात, तो महागुंडा है, ये सबको पता है। चाहे मुलायम सिंह जी उनके पिताजी रहे हो वो भी थे, उन्होंने अयोध्या में किस कैसे कार सेवकों पर किस तरह गोलियां चलवाई, ये सबको पता है। इसमें बताने की जरूरत नहीं, हिंदू विरोधी थे, हैं और रहेंगे। मैं जवाब देना चाहूंगा भाई की बात का। उन्होंने आपको पहली बात इन्होंने कहा कि तथाकथित किताब, और उससे आधा सच बता रहे हैं। उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने और लोधी ने दोनों ने चिट्ठी लिखी थी। बाबरनामा में लिखा है, बाबरनामा में लिखा है, बाबरनामा में लिखा है। इतिहासकारों से पूछिए, मैं पढ़ चुका हूं। अब मैं कह रहा हूं आप साबित करिए। मैं जब दोनों ने चिट्ठी लिखी, इस इतिहास को कोई नकार नहीं सकता। और इस समय हमारे देश में सबसे बड़े इतिहासकार के नाम में अगर कोई नाम आता है तो आता है इरफान हबीब साहब का, जो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में उनकी मान्यता है। मैं कहता हूं हम झूठ बोल रहे हैं, आप जाके पता कर लीजिए अगर ये गलत है। और उन्होंने जिस आशय में कहा ये बात, देखिए ये रामजीलाल सुमन का जो मैटर है, तो उसमें भाई हमारे पार्टी के तरफ से जो है उनको इस तरह का जो है वो जवाब जो जिस तरह से दिया, तो बैरिस्टर साहब उसके बारे में खुद ही जवाब दे दिया उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि जो और पार्टियां हैं जिनके बारे में बोला जा रहा है, जो उसकी पक्षकार हैं, तो ये ऐसे आतंकी संगठन जो खुलकर सड़क पर आ गए हैं और जिस तरह से तलवारें और बंदूकें लहराई जा रही है, ये एक भारत लोकतांत्रिक देश है। इस तरह की जो है गतिविधियों पे फौरन लगाम लगना चाहिए। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से लोग रोड पे उतरे, जिस तरीके से लोगों ने हमला किया, जिस तरीके से लोग उनके घर पर पहुंचे, बैरिकेड्स गिरा दिए, वो क्या सही था? वो तरीका सही था? देखिए, कुछ चीजों को सही करने के लिए तरीका बताया जाता है। हम बात करें, क्या वो तरीका सही था? क्या कोई भी तरीका, देखिए प्यार समझाया जाता है, हर चीज समझाया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सर चढ़ के बोलिए और आप कोई भी चीज करिए। आपको सनातनी उससे माफी मांगनी चाहिए। जो 60 करोड़ वो सनातनी है, उनके साथ में आपने वो किया हुआ है।
और आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। बराबर से हम सबकी बात सुनेंगे, सबको अपने पॉइंट रखने की बात करेंगे। बताइए। देखिए, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। असल में रांगा सांगा का मुद्दा है ही नहीं है। देखिए, जिस तरीके से इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, आतंकी किस तरीके से तलवार और बंदूकें लेकर रोड पर निकलकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को किस तरीके से जान से मारने की धमकी दे रही, क्या यही संस्कृति है? क्या यही सभ्यता है इनकी कि किस तरीके से देश के अंदर आतंकी फैलाया जाए, आतंक फैलाया जाए? क्या यही, क्या आतंक फैलाया जाए? देखिए, हम चलेंगे तो इनको आतंक लगेगा, और इस आतंकवादी को आतंक नहीं दिखता। इन्होंने जितनी हरकतें करी, अबू आजमी ने जितना न्यूसेंस क्रिएट करने की बात करी, इनके नेता अखिलेश यादव ने जो किया, हम कहना नहीं चाहिए, वो अब स्वर्गीय हो गए हैं। उन्होंने साफ साफ महिलाओं के ऊपर, जब घटना हुई तो कहा बच्चों से गलती हो जाती है, इसके जन्मदाता है कौन? काफी ज्ञानी लोग हैं मेरे साथ और बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं। सिर्फ एक सवाल, क्या माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए, 100% मांगनी चाहिए, और सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। आप जिस देश में रह रही हैं वहाँ से माफी मांगनी चाहिए, उस कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। आप ममता बनर्जी दीदी को देखिए, क्या हो गया, वो काफिर कहने लगी हिंदुओं को। मतलब किस टाइप के समाज की ओर आप लोग जा रहे हैं? बांग्लादेशियों को आप वहाँ पे विधायक बना जा रहा है, मंत्री बना जा रहा है, ये किस टाइप की भाषा को लेके जा रहे हैं? अगर कुछ हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का विरोध हो जाता है। ये कहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं? पूछिए इन लोगों से कि किस मानसिकता के बारे में। अब वो सांसद बोल रहे हैं अपनी बात को। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोग उतरे रोड पर, जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, गाड़ियां तोड़ी, बैरिकेड्स गिराए उनके घर तक, क्या वो सही था? अगर आज मैं 100% बता रहा हूं, आज की डेट में अगर ये योगी जी की सरकार नहीं होती तो प्रयागराज जल रहा होता, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा होता। अरे आप थोड़ा अवसर तो दीजिए, ये क्या करने को तैयार बैठे हुए हैं? वो सही था? कौन? वो रिएक्शन सही था? 100% सही था, वो रिएक्शन सही था। रिएक्शन अगर आप कहें, थोड़ा सा पॉइंट से हम हट जाएं, तो देखिए, जब राजूपाल मर्डर हुआ था, क्या हुआ था? इन्हीं की सरकार थी, क्या कर लिया इन्होंने? शायद यहाँ से उसकी बॉडी हॉस्पिटल नहीं जाने दिए कि रास्ते में भी तड़तड़ाते चले गए। और उसके बाद ये स्थिति आज सांसद अगर उसी पार्टी के कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के दिल को आहत पहुँची है। सदन में माफ़ी आपने मांगा एक खाना पूर्ति के लिए कि अगर आपको तकलीफ हुआ तो मैं माफ़ी लेता हूँ, मगर वो जो उनके वंशज होंगे, मानने वाले, उनकी क्या हालत होगी? जिन्होंने, और वो राणा सांगा जिसका एक बाजू एक आंख काम नहीं कर रहा था, और उस समय उस दिल्ली का शासक बना, इवन कि आप कहिए 18 बार उन्होंने लोधी को हराया। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे आदमी के लिए ऐसा कहना बहुत चिंता का विषय है। निश्चित ही माफ़ी मांगनी चाहिए, पर हम दूसरे पक्ष से भी कहते हैं कि बूढ़े बच्चे एक समान को 75-76 साल बाद याद है ही सब बात की, क्या पढ़ाई पढ़े थे भगवान जाने, कि आज जब उनके रिटायरमेंट का समय आ गया, सरकारी विभाग में होते तो रिटायर हो गए तो 15 साल हो गए तो बाबूजी प्रणाम भी हो गए होते, तो उस समय अब उनको ये बात याद दिया, उनका ज्ञान मिला है। ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए समाजवादी पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ये बोला है। माफ़ी मांगे तो बहुत अच्छा है, वो जीवन पर्यंत याद। क्या कहना चाहती, क्या ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? निश्चित हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि दंगा हो रहा है, जो म्यांमार में जब पैगंबर साहब का चित्र बनाया किसी कार्टूनिस्ट ने म्यांमार में, भारत से कोई लेना देने नहीं। इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में दंगा हुआ, महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ चौक में, ये जितने लोग बैठे सब साक्षी हैं, पर कोई के मुंह से जबान नहीं निकलेगी, तो उसके दोषी वो लोग सड़क पे आ जाते हैं, जबकि दूसरे देश में होता। और यहाँ हुआ अगर कुछ करणी सेना ने कर दिया तो क्या गलत कर दिया? कुछ गलत नहीं किया। देखिए, गलत तो आपको पता, हमको पता है जिसने पहले किया गलत, पहले तो उसको आगे आना चाहिए। और जो पहला पक्ष जिसने गलत बोला, वो भी अपने आप आकर के खुद बोल रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से संतुष्ट हूँ, जिसने मेरे घर सुरक्षा दी, जिसने FIR लिखी। तो जब वही संतुष्ट हो गया है तो इनके हल्ला मचाने से कुछ रह नहीं जाता है। जिसके आरोप प्रत्यारोप की कहानी चल रही है, राणा सांगा सबको पता है, एक वीर योद्धा थे, जिसके तीनों मतलब एक हाथ, एक पैर और एक आँख जिसकी डैमेज हो, उसके बावजूद वो इस वीर गति के लिए लड़ाई लड़ा, 5-5, 15-15 बार लड़ाई जीता गया है। तो इसी से पता चलता है कि वो आदमी
किस चीज़ का था, और उसके वंशज को अगर आप कोई भी हो, अभी हम भी यहाँ पे, आप किसी को व्यक्तिगत रूप से अगर गाली बकेंगे तो उसका दुष्परिणाम निकलता है, दुष्प्रभाव निकलेगा ही निकलेगा। देखिए, अभी देश में पिछले 11 साल से इतिहास को दो तरीके से देखा जा रहा है। दो ग्रंथों में, सॉरी इंटरप्ट मत करें, आपने इंटरप्ट नहीं किया था, दो इतिहास ग्रंथ चलाई जा रही हैं, एक को वो मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते हैं। पिछले 56 सालों से इतिहास को एक नज़रिए से देखा जा रहा था। आज आप किस नजरिया, आप नजरिया बताएं। सभी बताएंगे, स्टेप वाइज सब बताएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, अभी आप माफ़ी के लिए बात करते हैं, हम मानते हैं अगर किसी ने किसी शब्दों में या किसी तोड़ मरोड़ के किसी ने रखा या ग्रंथ को उन्होंने गलत तरीके से पढ़ा, तो किसी से अगर कोई त्रुटि होती है तो माफ़ी मांगने में वो बड़ा छोटा नहीं होगा, बड़ा ही उसका दिल होगा। मगर आप जिस ग्रंथ की बात करते हैं, आप जिस इतिहास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सदन में एक सांसद असंवैधानिक तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तब आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं माफ़ी मांगी जा रही थी? तब क्यों नहीं मांगी जा रही थी माफ़ी? तब आपकी भावना कहाँ गई थी? तब आपकी प्रति देश को आप कहाँ रख रहे थे? अगर मैं आपसे सिर्फ 30 सेकंड चाहूँगा, और चाहूँगा कि हमारे भाई बोले ना, क्योंकि इतिहास की बात है, वो इतिहास में तथ्य रखना चाहता हूँ, उसके बाद आप फैसला करिएगा ठीक है या नहीं है मेरी बातों को। मैं समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, और किसी ने कहा कि नहीं कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं रामजी लाल सुमन जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने किस आशय में कहा, मैं केवल उस इतिहास को उजागर करना चाहता हूँ। बाबरनामा में इस बात की एकदम क्लियर कट व्याख्या लिखी हुई है कि चिट्ठी उनको गई थी और उनको बुलाया गया था कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने में आप हमारे साथ आ जाइए, हम लोग मिलकर साथ लड़ेंगे। और जब राणा सांगा साहब ने चिट्ठी लिखी, बाबर को चिट्ठी मिलती है, बाबर इंडिया आते हैं, और उसमें एक स्ट्रेटजी बनती है, पूरा इतिहास में लिखा है कि राणा सांगा कहते हैं कि मैं आगरा की तरफ से आऊँगा, आप पंजाब की तरफ से आइए, हम दोनों मिलकर दिल्ली पे हमला करेंगे। लेकिन जब बाबर आ जाते हैं तो राणा सांगा आगरा की तरफ से नहीं आते और बाबर अकेले जंग लड़ते हैं। तो ये एक राजाओं की बात हो रही, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, एक रणनीति की बात थी। उन्होंने उस आशय को लेते हुए कहा कि चिट्ठी लिखकर बुलाया और नहीं आया, तो इसमें उनको धोखेबाज कहा। बाकी इसमें ना किसी जाति का लेना देना है, ना किसी धर्म का लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी वाले इसको हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, क्या कहना है? प्रथम मुगल आक्रमणकारी बाबर, जिनकी बात कर रहे हैं लोग, ये तलवार की नोक पर शासन सत्ता चलाने के शौक पाले ये लोग, ये आज ऐसी बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें बहुत ही सुनियोजित साजिश है। ये ऐसे नहीं कही जा रही है। आदमी बैठ के महाराष्ट्र विधानसभा में बात कर रहे हैं औरंगजेब की, रामजी लाल सुमन जी यहाँ, ऐसा औचित्य क्या है, क्या आवश्यकता थी? आज राणा सांगा महापुरुष हैं, एक जाति विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं। हम तो सीधे एक बात करते हैं कि हमारा देश, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान साहब, सोहेल देव राजभर, बिजली पासी, जो भी अम्बेडकर जी, आज उनके 139वीं जयंती है, हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं और यह संकल्प लेते हैं उस दिन कि हम इनके बताए हुए आदर्शों पे, रास्तों पे चलेंगे। क्या हो रहा है देश में? इतनी बड़ी संस्था, संवैधानिक संस्था, सब सर्वोच्च संस्था है, वहाँ जो लाखों लोगों की रहनुमाई करने का, जो प्रतिनिधित्व करने का जो काम करते हैं रामजी लाल सुमन जी द्वारा ये दिया गया वक्तव्य, ये आकस्मिक नहीं है, इसके गहरी साजिश की बू आती है। आज किस तरीके की साजिश? देखिए, रामजी लाल सुमन या वो पूरी पार्टी, हम बार बार वही हिस्ट्री बताएं, वो मज़ा नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी का कल्चर आपको भी पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, और वो किसी भी तरीके से सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी स्तर तक जा सकते हैं। वो जब सत्ता में थे तो भी चोरी डकैती पर विश्वास रखते थे, और आज सत्ता में नहीं है तो उसको हथियाने के लिए हर फार्मूला निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा, अबू आजमी ने बम्बई में क्यों औरंगजेब का नाम लिया, महाराष्ट्र में इन्होंने, रामजी लाल सुमन ने संसद में ये क्यों बोला? ये स्वयं हिंदू मुस्लिम करने के जन्मदाता हैं, और ये भारत में लड़ाई लगाना, कलह करना, ये यही चाहते हैं। ये वोट पर पोलराइज कर रहे हैं चीज़ों को। मैं विपिन जी की बातों से पूरा सहमत हूँ। मैं यही चाहूँगा, रामजी लाल जी सुमन जी को माफ़ी मांगनी ही चाहिए, निश्चित रूप से माफ़ी मांगनी ही चाहिए उनको।
देखिए, आज राणा सांगा के मैटर पे इतना जो है इशू बनाया जा रहा है, जबकि जो मुग़ल हमारे बादशाह हुए हैं उनके बारे में ये आतंकी संगठन जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो न जाने क्या क्या बोलते हैं, और औरंगज़ेब के बारे में क्या क्या बोलते हैं, जबकि औरंगज़ेब की हिस्ट्री है कि उन्होंने जो है कितनी मंदिरों को जो है उन्होंने दान दिया, कितनी मंदिरें बनवाया, और इस तरह की बातें जो है उठाई जाती है और उनकी कब्र खोदने की बात की जाती है। आज उनके ऊपर कोई वो नहीं लगा। क्या कहेंगे? देखिए, असल में ये सारे मुद्दे हैं ही नहीं है। रांगा सांगा, देखिए उस दौर में भी सत्ता की लड़ाई थी, इस दौर में भी सत्ता की लड़ाई है। उस दौर में भी मुगल और राणा सांगा की सत्ता के लिए लड़ाई थी, आज जो है भाजपा और विपक्ष में भी सत्ता की लड़ाई है। तो सत्ता की लड़ाई में धर्म का कहीं महत्व नहीं आप मान रहे कि जो उन्होंने बोला वो सत्ता की लड़ाई के लिए बोला? देखिए, उस समय सत्ता की लड़ाई थी और इस समय भी सत्ता की लड़ाई है, और धर्म को जबरदस्ती लाकर रोड पर उधमबाजी करना, तलवार। तो वही तो हम पूछे कि जो उन्होंने बोला, रामजी सुमन ने बोला, वो किस लिए बोला, क्यों बोला? उन्होंने जिस संदर्भ में कहा है, उन्होंने कहा कि उस दौर में सत्ता के लिए थी, आज भी दौर में सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है, और अपने अपने तरीके से वो सारी कहानियां गढ़ी जाती है और जनता को उसमें गुमराह किया जाता है, क्योंकि जनता को गुमराह जब तक करेंगे नहीं, जनता अपने लिए हक मांगेगी। क्योंकि आज जो मुद्दे ज्वलनशील मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, जिस तरीके से महिलाओं पे मुद्दा उठाया किसने है? देखिए, हमने कहा ना कि मुद्दा ये मुद्दा मीडिया उठाती है, ये मुद्दा मीडिया उसको उठा के, क्योंकि उसको यही चाहिए कि किस तरीके से प्रोलाइज हो, किस तरीके से। मीडिया का काम होता है कि जो आवाज है जनता की वो देश में सबको पहुंचाना, और जो भी बड़ा नेता जो बात कर रहा है वो लोगों तक पहुंचाना। मुद्दा उठा कहां से? देखिए, आपने कहा कि मीडिया उठाती है, मीडिया पहुंचाती है, लेकिन मीडिया क्यों उठा? मुद्दा उठा क्यों? देखिए, वर्तमान, अतीत और भविष्य तीनों कालखंड का इंसान का नज़रिया उससे देखने का अलग अलग होता है, और भारतीय जनता पार्टी जिसका आगामी कोई भविष्य नहीं है, वो पार्टी आज वर्तमान में इतिहास के मुद्दों को उठा के, और क्या कहते हैं, उसमें जो आगामी नौजवानों का जो भविष्य है, बेरोजगारी, महंगाई और देश की जो मूल समस्याएं हैं और कानून की जो समस्याएं जैसे संविधान और लोकतंत्र, इसी राणा सांगा विवाद पे पूरा एक संगठन जो संरक्षित संगठन है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस संगठन ने पूरे लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई है। सरेआम सड़कों पे तलवार लहराया गया है। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में जहां एक जनता के प्रतिनिधित्व को, जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस व्यक्ति के घर पे तलवारें लहराई जा रही। ठीक है, तो हमें फ्रीडम नहीं हम अपना अधिकार समझ गए। हमारा अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, हमने अधिकार, पर हमारा कर्तव्य कहाँ गया? हमारा कर्तव्य क्या है? वो भाईचारा बनाना। एक लीडर को क्या ये शोभा देता है कि वो इस तरीके की बात करे? जी, देखिए, जवाब ले लीजिए कि आपने कहा हमारा कर्तव्य क्या होता है। देखिए, समाज शास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि इंसान जो है समाज शास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि इंसान जो है वो प्राकृतिक रूप से उपद्रवी और स्वार्थी प्रकृति का होता है। लेकिन समाज शास्त्र ये बात कहता है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था है जो इंसानों को सहज बनाती है, सरल बनाती है और समरसता का भाव उत्पन्न करती है। ठीक है, मेरा सिर्फ एक सवाल। तो आप एक बात और रही बात राणा सांगा की कि लालजी सुमन जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल तथ्य संगत है और तर्क संगत है, और इस बात पे हम इस बात के सहमत हैं कि उस बात पे माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो सत्य है। और माफ़ी नहीं मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे, क्योंकि सत्ता इतिहास को वर्तमान में आप प्रवेश करें, तब ऐसे ही असहज व्यवस्थाएं बनेगी, तो उसमें सत्य से माफी नहीं मांगा जा सकता, मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। एक और युवा हमारे साथ हैं, उनकी भी राय हम ले लेते हैं, क्या कहना है?
मैम, इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। जबकि देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह जी ने देश आज़ाद कराया, और हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान को मानने वाले लोग हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत क्या है? जब नया देश है, आज बेरोज़गारी की बात होनी चाहिए, नौकरियों की बात होना चाहिए। लाखों नौजवान उत्तर प्रदेश से आज रामजीलाल सुमन जी की सरकार थोड़ी है सर, पलायन, लाखों नौजवान आज बेंगलोर दिल्ली पलायन करने को मजबूर है। आज जो देश का मुद्दा ये है ही नहीं है। मैं एक शायरी से अपनी बात शुरू करूंगा कि मतलब नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आज जो देश की जो स्थिति है, जीडीपी पाताल में है, देखिए बोलने दीजिए, जीडीपी पाताल में है, महंगाई आसमान में है, बेरोजगार सड़क पर हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, महिला सुरक्षित हैं, इन पर कोई बहस नहीं होती है। आज जो ये लोग यहाँ बैठे हैं, ना ये बाबर के वंशज हैं और ना यहाँ राणा सांगा के वंशज बैठे हुए हैं, यहाँ आम भारतीय बैठे हुए हैं। देखिए बोलने, सबको अपना पॉइंट रखने दीजिए प्लीज। देखिए यहाँ पर ना कोई, देखिए बोलने दीजिए, देखिए यहाँ पर सब भारतीय बैठे हुए हैं, ना यहाँ पर राणा सांगा कोई वंशज बैठे हुए हैं और ना यहाँ पर कोई मुगल के वंशज बैठे हुए हैं। भारत के जो भी हमारे महापुरुष, सबको सम्मान होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के किसी सांसद ने ऐसी बात कही है तो उसको माफ़ी मांग कर बात खत्म कर देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए बिल्कुल। और देश की जनता ने उन्हें विकास के लिए सांसद भेजा है, देश की उन्नति तरक्की के लिए वहाँ भेजा कि वहाँ पर माफी मांगनी चाहिए। इनका कहना माफी मांगनी चाहिए क्योंकि गलत है, हम सब भारतवासी हैं। जी देखिए, इन्होंने कम से कम ये माना ना कि माफी मांगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा न्यूसेंस क्रिएट ही क्यों करते हैं इनके पार्टी में ये लोग जो कर रहे हैं, ये क्या देश को खुशहाल नहीं देखना? क्यों ऐसा न्यूसेंस क्यों क्रिएट होता है? आपने बार बार एक सवाल पूछा कि ये आखिर ये मुद्दा क्यों उठाया गया, क्यों उठाया गया, क्यों उठाया गया? बताइए आप। आपसे पूछना चाहता हूं कि आज कम से कम 15 साल से लगातार मुसलमानों को कभी गद्दार, कभी आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी सदन में उनको जो है गद्दार और आतंकवादी कहा जा रहा है। देखिए, ये सब केवल ये किसी के, पहले बात ले लीजिए, और लगातार जो है बाबर की औलाद, कभी बाबर की औलाद, कभी औरंगजेब की औलाद, कभी कुछ कहा जा रहा है। तो आप रामजीलाल सुमन के पूरे भाषण को सुनिए। उन्होंने जब भाषण में ये कहा कि आप इनको बाबर की औलाद कहते हैं, तो आप कौन हो? उन्होंने इस आशय में कहा कि आप इनको बाबर की औलाद करके क्यों, क्या किया? इस पे क्या कहेगा? मैं बता देता हूँ। देखिए एक बात बता दे, ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। आज 15 साल पहले जैसे इन्होंने चर्चा किया, 15 साल पहले मुसलमानों को खाली मुस्लिम हैं तो आतंकवादी होंगे, मुस्लिम हैं तो ये धोखेबाज होंगे। लेकिन आज जब से मोदी जी की सरकार आई है, मुसलमान भारत का सर उठा के जी रहा है, और उसका कारण यही। हम मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि इन्होंने, देखिए हम मुद्दे की बात पे आते हैं। इन्होंने बताया कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने ये बात बोली जिस भी कंसेंट में, वो गलत है। अगर वो गलत है, इसलिए गलत है कि आप अगर राणा सांगा जैसे वीर योद्धा के बारे में आप गद्दार कहेंगे, आप अपने आप को देख लीजिए, आपकी पार्टी जिस चीज को बिलोंग करती है बोल लीजिए। क्या देश में, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की देन नहीं है? देखिए, कहने का तात्पर्य ये है, ये लोग जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता है। क्योंकि इनका कहना है कि अभी एक भाई साहब ने शायरी से उद्घाटन किया, तो भाई ये मुद्दा उखाड़ा किसने? समाजवादी पार्टी ने। जब समाजवादी पार्टी ने उखाड़ा है तो वही लाशें बिछाने का काम कर रही है ना। और अभी एक कांग्रेस के साथी ने बोला कि सत्ता के लिए ये कार्य किया जा रहा है। इनका कहना है कि बार बार बाबर की औलाद कहा जाता है, उसमें उन्होंने ये बात बोली। देखिए, बाबर की औलाद नहीं, जब बाबर की औलाद आप नहीं हो तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्या आप बाबर की औलाद हो क्या जो आपको बुरा लगा? मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जिस राणा सांगा को लेकर आज ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो राणा सांगा एक वीर थे। सुनिए, एक वीर थे, एक योद्धा थे, हमारे देश के नायक थे। हम कोई देशवासी इस बात से इनकार नहीं करता। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं अपने पैनलिस्टों के सामने कि जब हमारे राणा सांगा जी की मृत्यु हुई, उसके बाद उनकी जो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी कर्णावती, जिनको एक राजपाट मिला, और उनके राजपाट पर हमला करने के लिए बहादुर शाह जो उस समय गुजरात के शासक थे, उन्होंने सेना भेजी। तो कर्णावती ने चिट्ठी लिखी किसको? हुमायूं को, और राखी भेजी और कहा हुमायूं से
कि तुम मेरी राखी एक्सेप्ट करो, एक भाई की तरह मेरी हिफाजत करो। और जब वो राखी हुमायूं के पास पहुंचती है, हुमायूं उस राखी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन समय पे नहीं पहुंच पाते। और कर्णावती जी अपना जौहर कर लेती हैं, लेकिन बाद में पहुंचकर उनके राजपाट को वापस छीन कर उनके नाबालिग बेटे को राजा बनाकर एक भाई का फर्ज निभाने वाला हुमायूं था। कर्णावती से बताइए कहाँ है इसमें हिंदू मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देखिए उन्होंने इतनी बात बताई पूरी, क्या कहेंगे उस? देखिए पहली बात तो 2-3 चीज़ें बात हुई है, सुनिए 2-3 चीज़ों बात कही है। देखिए पहली बात तो इन्होंने कहा कि हम लोग को बाबर से बच्चों को देखा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी इतना बड़ा कुंभ हुआ, किसी ने भी एक पत्थर फेंका? आप बताइए, है ना। और यहाँ पर हर जगह पे बोल्डर लगाया जाता था ट्रेनों को गिराने के लिए, और उसमें जब एक्यूज ढूंढा जाता है तो एक्यूज में कौन निकलता है? उसमें कोई दिलीप नहीं निकलते, उसमें निकलते हैं साबुद्दीन, है ना, उसमें निकलते हैं कोई और दूसरे शकील। अभी देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में पहले शांति दूत पत्थर फेंके जाते थे, अब क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति है वहां पर? कितना विकास हो रहा है, आप देखिए जाकर के कितना विकास हो रहा है। मुद्दे पे आते हैं, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। और आज की स्थिति में आप देखिए, यहीं पे आप करेली को उठा के देख लीजिए, पावर अभी कितनी लाइट जा रही है, अभी वहां पे बिजली का चक्कर करिए 80% लोगों के पास बिल नहीं है। चलिए हम अपने मुद्दे पे आएंगे, मुद्दे पे लौटते हुए क्या कहना है? देखिए ये सारे मुद्दे किस तरीके से उठाकर सारे ज्वलनशील मुद्दे को ये समाप्त करना चाहते हैं। असल में जो लोग राणा सांगा और बाबर की बात कर रहे हैं, ये बाबर उबर की कोई बात नहीं है, ये तो एक राजनीति चर्चा है, और उसके ऊपर ये सब जो है तमाम तरीके के मुद्दों को मिटा दिया जाता है। कि ये योगी जी के शासन में कोई मुसलमान किसी तरह से नहीं कुचला जा रहा है, बिल्कुल आराम से अपना व्यापार कर रहा है, और किसी भी एक मुसलमान व्यापारी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बाबर जो है क्या इस्लाम लेकर हिंदुस्तान में आए तो जो मुसलमान उनको अपना बाप मानेंगे? बाबर से पहले भी मुसलमान थे, बाबर के बाद मुसलमान आए। और अगर ये बाबर 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 करते हैं तो जयचंद की औलाद तो ये है। इनसे पूछे कि सबसे बड़ा गद्दार तो जयचंद था, उसकी औलाद ये लोग हैं। हम तो मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करता हूं, मैं संविधान की बात करता हूं। संविधान हमको मेरी मूल आजादी देता है कि अपनी बात को कहने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकती। ये बोल दें, ये बार बार चिल्ला रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, वो पप्पू चिल्ला रहे हैं कि हम संविधान की किताब लेकर के, इसका मतलब ये मानते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। अखिलेश यादव, पप्पू, राहुल गांधी मुस्लिम विरोधी हैं क्योंकि वो संविधान लेके चलते हैं। हम मुसलमान सरिया प्रेमी हैं। तो ये 75 साल का बूढ़ा आदमी देश चलाएगा, नौजवान से कहेगा कि रिटायर हो जाओ, ये देश की मानसिकता है। 75 साल का बूढ़ा आदमी देश का प्रधानमंत्री, और युवाओं से कह रहा कि आप लोग रिटायर हो जाओ, 26 साल में कह रहा रिटायर हो जाओ। कितना मूर्ख आदमी इस देश का प्रधानमंत्री है। ये झूठ, ये राजनीतिक कब्र खोदने को तैयार है। ये तो आज 140 करोड़ का देश जिस प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व कर रहा है, आज विकास के पायदान आप देख रहे हैं, 5वां पूरा देश विश्व मोदी जी का भक्त है। 75 साल ही कह जरूर रहे हैं, आज अगर 55 साल के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो घूम रहे हैं राहुल जी, उनके कार्य की क्या स्थिति है, और मोदी जी की बराबर कर लें, समझ में आ जाएगा क्या 75 साल और क्या 40 साल। सीधी बात है कि यहाँ राजनीति चर्चा की जगह हिंदू मुसलमान की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और सवालिया, क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? मुसलमान देश का नागरिक नहीं है। एक मुसलमान से क्यों उससे सवाल किया जाता है, क्यों उसको बताया जाता है कि वो उसका सिजरा, उसका युवा कुछ कहना चाहता है। हाँ, ये आप बता रहे हैं कि मुसलमान समुदाय जो है बाबर की औलाद है, बाबर नामा पढ़ने वाला जो लोग हैं वो बाबर की औलाद हैं। तो मुसलमान तो बाबर की औलादें नहीं है, क्योंकि वो अबुल कलाम आज़ाद और क्या कहते हैं जौहर अली, सर सैयद, ये सब हमारे पूर्वज हैं। लेकिन इनके पूर्वज जो हैं वो हेडगवार हैं, जिन्होंने तिरंगे को अपमानित किया। इनके पूर्वज गोडसे हैं, जिन्होंने गांधी की हत्या की, राष्ट्रपिता गांधी की। इनके पूर्वज सावरकर हैं, जिन्होंने तिरंगे को अपमानित कहा कि ये 3 रंगों का रंग, ये रंग एक देश है और एक राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। तो इनका मैं मूल कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने इस देश को चुना है।
अब आज अगर हमें एक मुस्लिम राज चाहिए होता तो पाकिस्तान जा सकते थे। इस देश से हमें वतन से मोहब्बत थी, इस मिट्टी से लगाव था, इसीलिए हमारे अजदादों ने यहीं दफन होना, यहीं रहना पसंद किया और हिंदुस्तान को अपनी पहली मोहब्बत मांगा और पाकिस्तान और जिन्ना के ऑर्डर को ठुकरा कर हिंदुस्तान से मोहब्बत की मिसाल पेश की है। जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे उनकी संपत्ति यहाँ हिंदुओं को बांट दी जाएगी, वो हुआ यहाँ पे। और ये पाकिस्तान में जो वहाँ किया था कि जो हिंदू वहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे हिंदुस्तान में, उनकी संपत्ति हिंदुओं को दी जाएगी, वहाँ पे हिंदुओं को संपत्ति से वंचित कर दिया गया। ये बात 1947 करते हैं। 47 की बात हो रही है तो मैं आपको कुछ चीज़ें जानकारी दूंगा। 15 अगस्त 47 को ही क्यों आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को क्यों नहीं आज़ाद हुआ, हर एक चीज़ के पीछे कारण है। वहाँ पर जब आपके वाइसराय दोबारा लौट करके आए हिंदुस्तान में तो उन्होंने कहा कि मैं आज देश को आज़ाद करने जा रहा हूँ, भारत को। तो उन्होंने कहा किस नाम से आज़ाद करूँ, एक पत्रकार से उन्होंने पूछा कब आज़ाद करेंगे, तो उन्होंने कहा मेरे पास 2 तारीखें घूम रही थी और उसमें एक तारीख आई 15 अगस्त को। ये वही दो तारीख थी जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में ये जीत करके पहुंची थी इंग्लैंड और उसके वाइसराय मेन इंचार्ज थे, इसलिए 15 अगस्त बना। और दूसरी बात, गांधी जी की बात कर रहे हैं तो गांधी जी ने ही देश को बंटवारे को मेन जिम्मेदार गांधी जी थे। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहते, पंडित जवाहरलाल नेहरू तैयार बैठे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए और मोहम्मद अली जिन्ना तैयार बैठे थे, अगर ये मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो आज स्थिति दूसरी होती, पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। और उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं बापू, नहीं बापू, नहीं बापू, पकड़ के रह गए और उसके कारण बंटवारा हुआ। और ये कांग्रेसियों की जिम्मेदारी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिम्मेदारी है जो आज बंटवारा हुआ है। समय बहुत कम है हमारे पास, हम एक लाइन में बस सबसे जानना चाहेंगे, माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी? देखिए, देश के जो महापुरुष है उनका अपमान मांगनी चाहिए, अधिकार किसी को नहीं है। अगर किसी समाज के महापुरुषों को अगर ठेस पहुंची तो माफी मांग लेना चाहिए। ठीक है मैम, अब ये सवाल का जवाब हम नहीं बता पाएंगे मैम। चलिए, सच का सामना करने से डरना नहीं चाहिए, उन्हें नहीं माफी मांगनी चाहिए। चलिए, देखिए किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, उस आधार पर हमको तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने ऐसी बात कह दिया है जिससे तमाम लोगों को ठेस पहुंचोगे। देश के जितने भी महापुरुष हैं उनका सम्मान होना चाहिए और उनको जो है अपनी बातों को वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। सच्चाई को स्वीकार करें और माफी निश्चित रूप से मांगनी ही। ठीक। रामजीलाल सुमन को भी माफी मांगनी चाहिए, अखिलेश यादव को भी माफी मांगनी चाहिए, पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन रामजीलाल सुमन जी को तत्काल आ गया कि माफी मांग। ठीक है, मैं रामजी सुमन के साथ हूँ, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। जो माफ़ी मांगने की बात कर रहा हूँ, पहले विधुड़ी से माफ़ी मंगवाएं और उसके बाद आके माफ़ी की बात करें, मोदी जी से माफ़ी मंगवाएं, फिर बात की जाएगी। ठीक है। माफ़ी तब मांगी जानी चाहिए अगर उनका तर्क गलत है, उनकी बातें गलत है तो माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही जो संसद भवन में असंसदीय भाषा किया था उनसे भी बोलना चाहिए कि वो भी माफ़ी मांगे और प्रत्येक जो सांसद विधायक ने जो गलत शब्दों का प्रयोग किया उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, माफ़ी तो स्वाभाविक बनती है क्योंकि इन्होंने जो बातें कही वो तर्कसंगत नहीं है। द मुगल्स ऑफ इंडिया वो खुद पढ़ ले। पहली बात मैं इस चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहूँगा कि द मुगल्स ऑफ इंडिया ज़रूर पढ़ लें, उनको अपने आप सारी चीज़ें पता चल जाएगी और उसके बाद आकर के पहले से ये कंफर्म है कि अगर वो बुक पढ़ते हैं तो उनको आके माफ़ी मांगना पड़ जाएगा। चलिए, ठीक। महापुरुषों का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है और निश्चित ही रामजीलाल सुमन सांसद योग्य तब हैं जब वो माफ़ी मांगेंगे, नहीं तो उनको कोई सांसद मानने नहीं जा रहा है। देखिए, जो उस पार्टी के सारे सदस्यों ने कहा, उनकी मंशा को देखिए कि वो नहीं चाहते कि वो माफ़ी मांगे। आगे वो फिर इसी तरह का कृत्य करते रहेंगे और महापुरुषों का अपमान करेंगे। इस तरह की पार्टियों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा, इस तरह के जो पार्टी वाले हैं नेता, पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यहाँ पे बाबर राणा सागा की नहीं है, बात यहाँ पे भारत की है और उन लोगों की है जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत को सुरक्षित रखा है, उनके सम्मान की बात है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जिन भी लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत को सुरक्षित रखा है, उनका हम सम्मान करें। तभी हम खुल कर कह पाएंगे कि हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।